आज आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एक और नाम है रोटेशनल इनर्शिया, पर जो ट्रेंडिंग नाम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सीखते हैं क्या चीज़ है ये। आपको ध्यान है हमारा एक सीरीज चल रही है, एक सीरीज चल रही है, एक कंपटीशन सा चल रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन में एक कंपटीशन सा चल रहा है। जैसे कैसा कंपटीशन या कैसा मैच कि यहाँ हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेटरी मोशन में या लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे। तो रोटेशनल मोशन में आके वो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं ना, उसने अपना रूप बदल लिया और डिस्प्लेसमेंट की बजाय या लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय अब आप पढ़ने लगे हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेम यहाँ लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ रूप बदल लिया उसने और रूप बदल के हो गया नाम एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ रूप बदल के नाम आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ था लीनियर मोमेंटम, नाम लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ नाम आ गया एंगुलर मोमेंटम। यहाँ नाम था फोर्स, यहाँ नाम आ गया टॉर्क। या ठीक है, उसी सीरीज में आज आपकी एक कहानी ये ऐड होने वाली है। कौन सी कहानी? यहां हम पढ़ते हैं मास, तो यहां पे भी तो कुछ ना कुछ होगा। यहां हम पढ़ते हैं मास, तो यहां भी तो कुछ उसको मैच करने के लिए आ रहा होगा जो उसका रोल प्ले करेगा। तो इसको नाम हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोलने जा रहे हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी थोड़ी सी बॉनी मैंने जरूर करी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अभी कुछ समझा नहीं है हमने। समझने के लिए तो कम से कम 3 क्लास चाहिए होंगी, जो हम तब जाके एनसीईआरटी और एकेडमिक का समझ पाएंगे। टॉपिक तो बहुत डिटेल है, ठीक है। अभी बस बॉनी करने के लिए इतना समझिए कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता था वो काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये करने वाला है। अब मुद्दा ये कि ये नाम रखने की आर्ट कहाँ से आई, ये नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे रखा। चलो तो देखिए, एक रिदम बना लिया फिजिक्स ने कि जैसे ये क्या है मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, लेकिन फिर भी इसका एक नाम और था मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या नाम इसका? देखिए इसका एक और नाम था मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इसका नो डाउट टॉर्क है, पर एक और नाम था ना मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो वैसे ही इसका क्या नाम रख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ मास। मास का एक नाम इनर्शिया भी होता है, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में जैसे आदमी को हम आम आदमी बोलते हैं कि आदमी है, मनुष्य मनुष्य, लेकिन साइंस का भी तो एक नाम है होमो सेपियंस। वैसे ही ठीक है मास है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में इसको इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जैसे ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट का मतलब होता है घूमने, घूमने के लिए आता है वर्ड। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुद्दा ये तो मैंने नाम रखवा दिया और ये बता दिया प्रस्तावना कि अब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे जो मास का रोल प्ले करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जैसे एल का अपना एक फॉर्मूला था, आर क्रॉस एफ था कि नहीं था? एल का अपना एक फॉर्मूला था, टॉर्क का अपना एक फॉर्मूला था, सॉरी ये आर क्रॉस पी, ये आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला था टॉर्क का अपना। वैसे ही आई का भी अपना एक फॉर्मूला आने वाला है। तो देखिए क्या है वो फॉर्मूला, देखते हैं। तो पहले मैं ये मान लूं, मैंने इतनी बोनी तो करा दी कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो, बस अब आप इसका फॉर्मूला देखने के लिए तैयार हो जाओ। दुल्हन के चेहरे से बस घूंघट उठने वाला है, देखते हैं। नहीं एक मुंह दिखाई अभी आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ आई। तो सपोज करो कोई रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब एक बार जिसने अपनी शेप की कमिटमेंट कर दी, शेप, फिर वो अपनी घूमने के दौरान या चलने के दौरान शेप चेंज ना करे। ऐसा नहीं कि तुम हल्का सा घुमा रहे हो और इसकी शेप चेंज हो गई। अब जैसे गुथे हुए आटे को या रबड़ लेते हो आप, रबड़ को जब आप घुमाओगे तो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, और तेज घुमाओगे तो और बढ़ती चली जाएगी, तो लेंथ बढ़ गई ना। ऐसी बॉडीज को डिस्कस करना बहुत टफ टास्क होता है। अभी हम सिंपल पहले वैसे रोटेशनल मोशन में लगे पड़े हमारे, है ना, वैसे ही रोटेशनल मोशन। तो इसलिए पहले अपनी कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए हम रिजिड बॉडी लेते हैं। जैसे ये स्केल है, इसकी कोई भी 2 मार्क के बीच में जो डिस्टेंस होगी तो घूमने की वजह से वो चेंज थोड़ी नहीं होगी, ठीक है। रिजिड बॉडी, वो रिजिड बॉडी कैसी भी हो सकती है। जैसे मैंने आपके सामने ये घुमाया, तो ये रिजिड बॉडी की शेप क्या है? लीनियर। मेरे पास एक और है, इसको घुमाते हैं सपोज करो, ठीक है, ये सर्कुलर हो गई।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो घुमा रहा हूं वो रेगुलर शेप ही होनी चाहिए, कैसी भी बॉडी घुमा सकते हैं हम। तो मैंने एक ऐसी एक, अच्छा ये ध्यान रखना, इस बॉडी का प्लेन ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा 3D में, ऐसे नहीं रखी हुई, ऐसे रखी हुई है, बस उसकी शेप थोड़ी ऊट पटांग है ना। चलिए, तो एक रिजिड बॉडी है जो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। अब ये रिजिड बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, इनफाइनाइट नंबर जो हम काउंट ही नहीं कर सकते। देखिए ये जो डिस्क है इसमें कई सारे डॉट लगे हुए हैं, डॉट डॉट डॉट। ये डॉट क्या चीज है? ये डॉट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनसे ये मिलकर डिस्क बनी हुई है। कितने डॉट इसमें लगा सकता हूं मैं? कितने लगा सकता हूं? इनफाइनाइट, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो उनमें से एक पार्टिकल कंसीडर करिए यहां पे, कहीं भी मैंने एक पार्टिकल ले लिया, ये सपोज करो एक इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना, उसमें से एक ले लिया मैंने, उसका मास कुछ होगा, उस कुछ का मास मैंने मान लिया m1। ठीक है, लेट दिस रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल, n उसमें से एक पार्टिकल का मास है m1। उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। ध्यान रखना, आड़ी टेढ़ी तिरछी डिस्टेंस नहीं लेनी, ये नहीं लेनी कि ये ले लूं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए। माना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, माना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, तो ये पहले ले लीजिए कि ये मास m1 है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है। अच्छा, ये जो r1 है आप इसे किसी और डी वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ एक पंथ दो काम होने वाले हैं, एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। सपोज करो ये जो मैं इसे घुमाऊंगा, इसमें एक गहरा वाला डॉट देखिए, गहरा वाला डॉट, ये वाला, ये दिख रहा है ना, गहरा वाला थोड़ा मोटा, और ये एक्सिस है। ठीक है, रुक जा, रुको, यहाँ रुक लेता हूँ। अब ये जो मैंने पिंक कलर की चौक से एक निशान लग रहा है, ये वाला जो निशान लग रहा है, ये क्या चीज है? ये इस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसे भी फील करिए, ये डिस्टेंस, रुक जा भाई, हाँ ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो मैंने बोर्ड पे दिखाई है। ठीक है, और यदि ये घूमना चालू हो जाए, देखिए ये घूमना चालू हो जाए, तो ये जो पिंक कलर का निशान लेंथ है, ये रेडियस का भी काम कर रही है। ये देखो, ये रेडियस का भी काम कर रही है, तो इसलिए रेडियस फॉर आर, तो आर भी लिख देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस है डी लिख सकते थे, आर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रेडियस का भी काम करेगी। ये कर लिया। ऐसे कोई रैंडमली दूसरा पार्टिकल लीजिए, इसका मास m2, पर ये किसी और डिस्टेंस पर है तो उसी रिजिड बॉडी का पार्टिकल, लेकिन ये किसी और डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, माना ये डिस्टेंस r2 है। ऐसे यहां कोई और ले लेते हैं m3, इसका मास कुछ और हो सकता है, इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी r3। ऐसे करके इनफाइनाइट n ले लेते हैं हम, फिलहाल n, ये nth पार्टिकल है, इसका मास mn होगा और इसकी डिस्टेंस rn हो गई। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि मैंने सारे पार्टिकलों का मास और सारे पार्टिकलों की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता है। तो यदि मैं ये कैलकुलेशन कर दूं तो इसको आई बोलेंगे, यदि मैं ये कैलकुलेशन कर दूं तो इसे आई बोलेंगे। अब ये कौन सी कैलकुलेशन? फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए अब आप, यदि मैं इसका मास लूं, ये जो मास है m1, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका मास और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मास का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस अब यही कैलकुलेशन दूसरे पार्टिकल से करिए, दूसरे पार्टिकल का मास और दूसरे पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तीसरे पार्टिकल का मास कहां गया? m3, ये रहा। ठीक है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यही मैं सभी पार्टिकलों के लिए कर दूं, सभी के लिए कर दूं, कोई एक रह नहीं जाए, mn rn स्क्वायर, सारे पार्टिकल। ठीक है, अच्छा चलो इस वाले एग्जांपल में सिस्टम में इनफाइनाइट पार्टिकल है, हो सकता है ऐसा सिस्टम आपको जनरेट करके दे दिया जाए जिसमें 2 ही हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और कोई बात नहीं, एक बार आपको n का पता चल जाएगा तो फिर एक है ना सिमिलरली थ्योरम, जिंदाबाद, एल्बर्ट वाजनेकी की सिमिलरली थ्योरम। ठीक है, तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इस कैलकुलेशन को आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे तो पूरा शब्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। एक्सिस भी बोलना पड़ता है यहाँ, क्योंकि एक बात बताइए मुझे, आप अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन भर लीजिए कि इस कैलकुलेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब सपोज करो यदि यही बॉडी है, अब एग्जैक्टली तो नहीं बना पाऊंगा, मान लो यही बॉडी है, एक्सिस मैंने ये जो एक्सिस थी, ये जो एक्सिस थी, ये हटा के इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लग जाऊं मैं,
इसे हटा के इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लग जाऊं या इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लग जाऊं ऐसे, तो बताना हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे ना। बताना ये M1 है, इस एक्सिस के लिए इसकी डिस्टेंस R1 थी मान लो, और मैं अब इस एक्सिस पे नहीं घुमा रहा हूं, तो अब डिस्टेंस तो ये वाली लेनी पड़ेगी ना आपको। तो यानी ये चीज फील करिए कि जैसे ही मैं एक्सिस चेंज कर दूंगा तो ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। सबके नई घोड़ी नई चाल, शुरू से खेलते हैं, सारे R1 R2 R3 सब रीअरेंज हो जाएंगे। इसीलिए ये बोलना पड़ता है कि मैंने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकाला है वो फलानी एक्सिस के अबाउट निकाला है, फलानी एक्सिस के अबाउट निकाला है, ढिकानी एक्सिस के अबाउट निकाला है। अच्छा जैसे ये है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इन धब्बों की डिस्टेंस, लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो घुमा सकता हूं, है ना, ऐसे भी तो घुमा सकता हूं, तो एक्सिस चेंज हो गई। तो अब आप बताइए, यदि थोड़ा बहुत समझ में आता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके समझेंगे, एंड तक बढ़िया आने वाला है। एंड तक मतलब 3 क्लास बाद, पहले दिन से कोई सुपरस्टार नहीं होता तुर्रम खां, ठीक है। तो यदि मैं, तो एक्सिस हो जाएगी ये, अब इस एक्सिस के अबाउट पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन नए सिरे से खेलना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसलिए कोई एक्सिस होगी, उस एक्सिस के अबाउट कोई रिजिड बॉडी घूमेगी, तो उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकलों का मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करते करते सबको जोड़ दीजिए। शॉर्ट में यदि आपकी ये शॉर्टकट आता हो लिखना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा MI/RI स्क्वायर। और जब हम यहाँ कुछ नहीं लिखते तो वो अपने आप ही मतलब होता है I बराबर 1 to N, मतलब ये होता है। एक बार I की जगह 1 रख दीजिए तो क्या आएगा M1, और इधर भी I है तो R1 स्क्वायर। फिर अगला टर्म खोलने से पहले सिग्मा यानी प्लस लगाएंगे, फिर अब I की बजाय 2 रख दीजिए, M2 R2 स्क्वायर। तो इसको ट्रिम करके ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहली बात तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया फॉर्मूला। बाकी जो झंडू सी चीजें जो आप अपने आप मैनेज कर सकते हो, बताना इसकी यदि डायमेंशन निकालनी हो तो देखो ML स्क्वायर, ये भी ML स्क्वायर, ML स्क्वायर, ML स्क्वायर में ML स्क्वायर जोड़ोगे तो ML स्क्वायर आएगा। तो डायमेंशन क्या आ गई इसकी ML स्क्वायर, T है ही नहीं तो T पे 0 डाल दीजिए। इसकी SI यूनिट बात करूं तो SI यूनिट ये किलोग्राम और ये मीटर स्क्वायर। CGS बात करूं तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुद्दा आता है, धीमे धीमे एक लेवल बढ़ाते हैं कि हमने इसको मास वाली इज्जत क्यों दी। हमने मास के सिंहासन से मास को हटा के आई को क्यों रख दिया। आज से तेरे को हम वो इज्जत देंगे, अब हम तेरे को वो वाली इज्जत देगा जो मास को मिलती थी। कोई तो वजह होगी इस कैलकुलेशन में। तो एक नहीं, दो नहीं, मैं 3 वजह तो दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए, अच्छा ये ध्यान रखना, आई का फॉर्मूला क्या था दिमाग में रख लेना। मान लो मुझसे ये टास्क दिया गया कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालो, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की। ये सिस्टम किसका है, N पार्टिकल का है नहीं। इस पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालो। अब इनमें से किसी एक पार्टिकल, जैसे ये है, अच्छा बताओ ये सर्कल बना रहा होगा ना, ये तो तुमको पता ही है ना। भले ही रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो, किसी भी शेप की हो, उसमें से मौजूद सारे पार्टिकल बनाते तो सर्किल ही है। अब देखिए, मुझे यदि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पूरे सिस्टम की, है ना, तो मुझे एक काम करता हूं, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, दूसरे की निकाल दूं, तीसरे की निकाल दूं, चौथे की निकाल दूं, पांचवें की निकाल दूं, सबकी निकाल के सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ दूं तो पूरे सिस्टम की आ जाएगी। सिस्टम कौन है, रिजिड बॉडी। तो पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो जितने भी पार्टिकल हैं, कोई रह नहीं जाए, उन सब की काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को वापस यहां लाते हैं। एक सिंगल किसी की भी, वो हाफ mv स्क्वायर होती है ना, हाफ mv स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अब पढ़ हम रोटेशनल मोशन रहे हैं, रोटेशनल मोशन। तो आपको एक बात पता होगी, मेरे एक लेक्चर में यदि शुरू से पढ़ रहे हो तो मैंने एक बात बताई थी, लीनियर मोशन में सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। जब कोई बंदा यूं चलता है, धूम मचा ले ऐसे करके, तो सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। ऐसे ही जब कोई बॉडी घूमती है तो सबका ओमेगा एक जैसा होता है। और ये बात रट लेनी है समझ के, जब कोई बॉडी घूम, यहां सबका v एक जैसा होता है सभी पार्टिकल का, और यहां सबका जब कोई घूमती है तो ओमेगा सेम होता है। और यदि एक्सेलरेट होगी तो अल्फा भी सबका सेम होगा। यदि ऐसे मान लो वेलोसिटी बढ़ेगी, देखो आप ये देखिए, सबका ओमेगा एक सा होगा कि नहीं।
पीछे मैं डेमो भी दे चुका हूं कैसे, पीछे की क्लासों में, ठीक है। और यदि एक्सेलरेट करूंगा तो जैसे मैं एक्सेलरेट का बताता हूं, मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो सबकी तो बढ़ गई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सबका एक सा होता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जो हमारा फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, मैं उसको इस शेप में डाल देता हूं। एम वी की जगह लिख दिया आर ओमेगा, वी की जगह रख दिया आर ओमेगा, वी की जगह लिख दिया आर ओमेगा, ठीक है। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। दोनों ही एक ही बात है, बस मैंने v को ओमेगा के टर्म में लिख दिया। अब v को ओमेगा के टर्म में क्यों लिखा, मेरा दिल ओमेगा के टर्म में क्यों धक धक कर रहा है, ये मैं बताता हूं। मान लो अब मुझे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ke1 निकालनी है, ke1 निकालनी है। चल भाई तू अपनी काइनेटिक एनर्जी बता। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ इसका मास, इसकी रेडियस, और ध्यान रखना गंगाधरी शक्तिमान है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी और रेडियस का भी काम कर रही है, ठीक है। r1 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरे की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये वाली फॉर्मूला फिर लगेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, तो हाफ इसका मास, इसकी रेडियस, इसका ओमेगा का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर ने जब 1 के लिए लिखी और 2 के लिए लिखी तो मास पर 1 2 मार दिया, 1 2, पहले का मास दूसरे का मास, रेडियस पे r1 और r2 मार दिया, ओमेगा पर 1 और 2 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तो इस वजह से जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, तो फिर लिखने की जरूरत क्या है ओमेगा सबका अलग अलग, जब है ही सेम। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसी थर्ड की निकाल लोगे आप, फोर्थ की, nth की, तो बताइए यहां रख देते हैं। बताओ आपने ke1 क्या निकाली, ke1 निकाली हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ke2 क्या निकाली, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है नहीं। ऐसे ही सबसे लास्ट वाले की भी यही होगी, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या कॉमन शॉमन आ रहा है इसमें, केवल हाफ कॉमन आ रहा है इधर से, और ओमेगा स्क्वायर सब में से बाहर आ जाएगा, वो मैंने इधर ले लिया। तो ये इस ब्रैकेट में क्या बच रहा है, इस ब्रैकेट में बच रहा है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और mn rn स्क्वायर। मैंने इतने लंबे टर्म को हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके एडजस्ट कर दिया। जब एडजस्ट कर दिया तो अब आप देखोगे हाफ की जगह हाफ, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, यार ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, कहीं देखा था अभी, ओ हाँ यही तो आई है, यही इसी कैलकुलेशन को तो हमने नाम आई दे रखा है, इसी कैलकुलेशन को कि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर को हम आई बोलेंगे। तो मैंने इतने बड़े ब्रैकेट को सिंपली आई लिख दी। तो यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई निकल के, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किस केस में, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी, तो मैं यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान रखना ये किसी एक पार्टिकल की नहीं है, पूरी रिजिड बॉडी की है ये, ठीक। अब देखिए, देखने वाले की नजर चाहिए, तब बताऊंगा कि हमने इसे मास वाली इज्जत क्यों दी। पहला एविडेंस आ रहा है, बताना यदि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जो हम पास में पढ़ के आए हैं वो होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, होती थी कि नहीं होती थी? तो आप देख रहे हो वही धुन इसने चुरा ली, उसी धुन को चुरा के बस लिरिक्स थोड़े से चेंज कर दिए, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ है। आप बताइए v की जगह, उस लिस्ट में जो अभी मैंने मिटा दी है, v की जगह ओमेगा आता था, ये बात हमें कंफर्म थी, पढ़ चुके थे पास में कि v की जगह ओमेगा आ जाता है, तो v स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। बताओ v की जगह ओमेगा रिप्लेस होके आ गया है, तो आप देखिए m को भी हटा के i आ गया है। तो जब इसका नाम हम लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया नहीं बोल सकते इसे, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पहला एविडेंस है कि हम जो इज्जत वहां मास को देते थे वो इज्जत हम यहाँ आई को देंगे। आई तो कुछ नहीं, बस ये बहाना है, इस कैलकुलेशन का नाम आई है। तो लगे हाथ आपके डिक्शनरी में एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ये होती थी। तो पहला एविडेंस कि क्यों इस कैलकुलेशन को हम आई बोलते हैं। दूसरा, मान लीजिए मुझे इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पूरे सिस्टम का। तो ध्यान है, जैसे हम कोलिजन पढ़ते थे या बुलेट और बंदूक वाले सवाल किए थे, जब पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना होता है तो सबका ही जोड़ना पड़ता है। सिस्टम में दो पार्टिकल है,
तो दोनों का मोमेंटम निकाल के जोड़ दो, 3 है तो तीनों का निकाल के, और सम नहीं, वेक्टर सम होता है। ठीक, ऐसे ही मुझे इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा बताता हूं। देखो, सभी पार्टिकल सर्किल में घूम रहे हैं और सभी इसी एक्सिस के चारों ओर घूम रहे हैं। सभी, कोई भी आप देख लीजिए, यदि मैं इसको घुमाता हूं, किसी भी डॉट में आप नजर रख लीजिए स्लो मोशन में, सभी डॉटों की जो एक्सिस होगी वो ये एक्सिस है, ये सभी इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। तो सबका एंगुलर मोमेंटम होगा एक ही दिशा में, एक्सिस के अलोंग। अंगूठा ध्यान हो तो, जैसे घूम रहा है वैसे अंगूठा लगा के ऊपर कर दीजिए अंगूठा। ठीक, तो अब बताइए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, क्योंकि सभी सर्किल बना रहे हैं। तो मैंने अपने पास में एक बात बोली थी कि एंगुलर मोमेंटम का जो प्रो फॉर्मूला होता है वो R क्रॉस P होता है, एंगुलर मोमेंटम प्रो। लेकिन एक एंगुलर मोमेंटम का लाइट, एंगुलर मोमेंटम लाइट भी है, वो था L इक्वल टू mvr, है ना। जैसे फेसबुक और फेसबुक लाइट ऐसा आता है ना, तो एक लाइट फॉर्मूला ये भी है। लेकिन ये कंडीशन अप्लाइड है कि ये आप तभी लगाओगे जब कोई बंदा सर्किल में ही घूम रहा हो, सर्किल में घूम रहा हो, सर्किल में, और उसकी एक्सिस सेंटर पर हो। ठीक, तो यहां सभी पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहे हैं, तो यहां तो लग ही जाएगा। फिर सभी पार्टिकल सर्किल में घूम रहे हैं, तो फिर बताइए एल का फॉर्मूला हम लाइट वाले से जब काम चल जाएगा, जब कम एमबी करेंगे हमारी, वही काम हो जाएगा, एल इक्वल टू mvr। फिर हमें v आ गया, फिर पसंद नहीं है, बेबी को बेस पसंद नहीं है, रोटेशन मोशन को v पसंद नहीं है, तो m v की जगह r ओमेगा रख देते हैं, r की जगह r, क्योंकि v सबका अलग अलग होती है, ये कलेश करेगा, और ओमेगा सबका एक सा होता है रोटेशन मोशन में, इसीलिए बेबी को v पसंद नहीं है, बेबी को ओमेगा पसंद है रोटेशन मोशन में। l इक्वल टू, तो m r स्क्वायर ओमेगा, ये क्या चीज निकल के आ गई, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यदि वो सर्किल में घूम रहा है। तो अब बताना, यदि ये फॉर्मूला मैं इस पार्टिकल पे लगाऊं m1 पे, तो यही फॉर्मूला चुरा के लगाना है, m है मेरा m1, ये जब लगा रहा होगा इस फॉर्मूले को, रेडियस मेरी r1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये रेडियस भी है, और ओमेगा स्क्वायर, और आप समझ गए होगे ओमेगा पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे जब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इसका मास, इसकी रेडियस, इसका ओमेगा का स्क्वायर बोलो, ठीक है। तो ये हो गया m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आ जाइए, तो आपको रिदम तो समझ में आ गया, ऐसी L3 L4 Ln। तो चलिए, तो टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्योंकि सभी का एंगुलर मोमेंटम एक ही दिशा में है, तो सारे एंगुलर मोमेंटम जुड़ेंगे, वेक्टर सम भी करोगे तो जुड़ेंगे, ठीक है। L, तो बताइए L1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 कितना है, या वहीं से मैनेज कर लो, ये m2 हो जाएगा, ये r2 स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ओमेगा 2 डालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, सबका ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा है, केवल ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा कोई नहीं, कुछ भी आ रहा हो, आ तो रहा ही है कॉमन ओमेगा, तो यहां क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर वही ब्रैकेट। यार ये ब्रैकेट तो देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ देखा था, ओए ओए ओए, हाँ ये तो आई है, अरे वाह ये तो आई है, इसको फिर आई लिख दो, इतने ब्रैकेट को इसको ओमेगा लिख दो, ठीक है, क्योंकि इस कैलकुलेशन को हम नाम दे चुके हैं, हम इसे आई बोलेंगे। अब देखिए दूसरा एविडेंस, यदि आप ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे होते तो एल की जगह पी पढ़ रहे होते, एंगुलर मोमेंटम की जगह लीनियर मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला mv होता था, होता है, था क्या, मर थोड़ी नहीं, क्या फॉर्मूला है ये। लेकिन जैसे ही आप रोटेशनल मोशन पढ़ने लगे तो P की जगह L आ चुका है, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, V को खिसका के कौन आ जाता है, ओमेगा, वो आ रहा है। तो बताना फिर से M को खिसका के कौन आ रहा है, M को खिसका के फिर से I ही आ रहा है, दैट्स वाई इनर्शिया नेम्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। आपके खाते में एक फॉर्मूला और जुड़ गया, L का एक और फॉर्मूला होता है, यानी जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो L इक्वल टू आई ओमेगा लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और चलिए अभी इतना ही सीखे, अभी सस्ता बात करता हूं, है ना। ये दूसरा एविडेंस है कि क्यों हमने आई को मास वाली इज्जत देनी चालू कर दी, ठीक है। अब तीसरा एविडेंस देखते हैं। मान लो ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, हालांकि इस वाले डेमो में तो नहीं हो पाएगा जो मैं देखिए कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेना कि ये यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है। अब मैंने यदि इसमें एक बार थप्पड़ और मार दिया, यूं मार दिया, तो ये एक्सेलरेट हो गया ना, सारे पार्टिकल की ओमेगा बढ़ गया, एक तरीके से इस पर टॉर्क भी लग गया, ध्यान रखिए टॉर्क लग गया,
टॉर्क लग गया कि नहीं लग गया। लेकिन एक और चीज गौर से देना, मेरा यदि टॉर्क लगा रहा हूं तो जो असर आएगा वो सभी पार्टिकल पे एक सा आ रहा है, एल्फा सभी का एल्फा एक सा हो गया। तो अब देखिए यदि मुझे इस पूरे सिस्टम पे मैंने कितना टॉर्क लगा दिया, तो भाई पहले पे कितना लगा, दूसरे पे कितना लगा, तीसरे पे कितना लगा, nth पे कितना लगा। और पता है हम यहाँ क्यों जोड़ पा रहे हैं वेक्टर होने के बावजूद, क्योंकि सब एक ही दिशा में हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। अब बताइए सिंगल पार्टिकल का टॉर्क का फॉर्मूला होता है F × d, याद है टॉर्क का फॉर्मूला, काफी सवाल किए हैं। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। और यहां गंगाधरी शक्ति माने d की जगह, d माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कौन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बोला था ना ये दो काम कर रहा है, एक पंथ दो काम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी काम कर रहा है, रेडियस का भी। तो आप d की जगह r लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, Fr, टॉर्क बराबर F को लिख दिया ma, F को लिख दिया ma, ये r हो गया, बोलो, ठीक है। अब जैसे बेबी को बेस पसंद नहीं है, बी पसंद नहीं था, हमें ए भी पसंद, लीनियर मोशन की यूज होने वाली चीजें हमें नहीं पसंद। तो अब हम यहाँ एम की जगह एम, अभी तक वी आता था तो वी हटा रहे थे, अब ए आ गया तो ए हटाएंगे, ए को भी हटाना है तो ए की जगह लिख सकते हो आप आर एल्फा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम की जगह एम, आर की जगह आर, ए की जगह आर एल्फा लिखा है। भूल गए हो तो देखो v = r ओमेगा, दोनों ओर को डिफरेंशिएट कर दो, दोनों ओर को डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो r बाहर आ जाएगा, तो dv/dt a होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये r, और d ω/dt एल्फा होता है। तो ये टॉर्क हो गया mr² एल्फा। अब ये फॉर्मूला पहले पार्टिकल को डेडिकेट करेंगे, तो बताइए टॉर्क 1 इस पे कि इस पे कितना, तो इसका मास, इसकी रेडियस, इसका एल्फा, ठीक है, प्लस अब यही फॉर्मूला इस पे डेडिकेट कर दीजिए, इसका मास, इसकी रेडियस का स्क्वायर, इसका अल्फा, फिर से अल्फा पे 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर डॉट 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 डॉट। बताइए क्या कॉमन शॉमन आ रहा है, अल्फा ही आ रहा है कॉमन, बस m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, अल्फा, और इस ब्रैकेट का नाम क्या चल रहा है, अरे सर ये तो आई है, हाँ ये से यहाँ तक को आई बोलते हो आप। ये ना एक नया फॉर्मूला आपके खाते में जुड़ गया, टॉर्क = आई एल्फा। अब आ जाइए, हमें जब ये फॉर्मूला लीनियर मोशन में पढ़ते थे तो F = ma पढ़ते थे, बोलो F = ma। फोर्स कहता था मेरे पास माँ है, तो F की जगह यहाँ टॉर्क आ चुका है, F की जगह टॉर्क ने ले लिए, वो लिस्ट तो याद रखिए, A की जगह खिसका के अल्फा आ चुका था, फिर से आप देखिए, फिर से m को खिसका के आई आ गया, तो फिर हम इसका बढ़िया सा नाम नहीं रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये थी अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने की पहली सीढ़ी, सारी सीढ़ी पार नहीं हुई है अभी, पहली सीढ़ी। तो फिलहाल अभी तक का पढ़ाया हुआ रिवाइज देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको ये यूज करना है किसी भी रिजिड बॉडी के लिए, m2 r2 स्क्वायर प्लस जितने भी हों, 3 पार्टिकल हो तो केवल m3 r3 स्क्वायर तक रुक जाएगा फिर, ठीक है। और फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ ओ सॉरी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो यहाँ ये बदल के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन गई ½ m की जगह i, v की जगह ω²। तो एक फॉर्मूला तो ये आपके खाते में जुड़ गया, ये नया वाला। फिर P = mv पढ़ते थे, P की जगह L, m की जगह i, v की जगह ω। एक नया फॉर्मूला ये F = ma, टॉर्क = आई एल्फा। ये कहानी, ये समरी हुई अभी तक की। अब आ जाइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने की दूसरी सीढ़ी, वो समझते हैं हम। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, तो वो ये एक डायलॉग लिख रहा हूं मैं, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अबाउट गिवन एक्सिस, मैंने आपकी बार बॉडी थोड़ी छोटी बना दी, अबाउट गिवन एक्सिस, और ये क्या है, डॉट डॉट पार्टिकल जो इसके साथ घूमेंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इसी को यूज करना है। अब एक डायलॉग समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi का फोन नहीं बोल रहा हूं मैं, mi शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, not moment of inertia of a body not only depend on mass of system but also depend on, अब देखिए पहले तो इतना ही सेंटेंस पूरा करते हैं, समझते हैं। सेंटेंस का भाव यहां तक क्या आ गया कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो फॉर्मूला लिख रहा है, वो सिर्फ सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मास का भी रोल है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, सेंटेंस भी कह रहा है मास का रोल है, लेकिन सेंटेंस का फील आ रहा है नॉट ओनली कि केवल आप ये बोलो कि मास ज्यादा होने से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, मास कम होने से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। नहीं, पूरी बात सुनेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी नॉट ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम बट ऑल्सो डिपेंड ऑन, एक नया शब्द दे रहा हूं, थोड़ा हैवी सा वर्ड है, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन of a system about a given axis। अब बेटा ये जो मैंने थोड़ा सा हैवी सा वर्ड फेंक के मार दिया है, इसको समझाता हूं, और ये समझ डाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओगे आप। तो इस लेक्चर में मैं दूसरी सीढ़ी ही चढ़ा पाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि एकदम से सारी सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं पैंट भी फट सकती है जल्दी कोशिश करोगे तो, इस पे प्रैक्टिस करना। तो मैंने सेंटेंस ये लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम नॉट ओनली डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम बट ऑल्सो डिपेंड ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिस्टम अबाउट अ गिवन एक्सिस। एक मिनट बेटा, अब एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन शब्द को समझाने की कोशिश करते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझने के लिए मैं 3-4 एग्जाम्पल यूज करूंगा, तब दिमाग में बताना कि समझ में आया है या नहीं। ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल। सबसे पहले मान लो एक 10 ग्राम की बॉडी है, ये 10 ग्राम की बॉडी है, सुनना, ये 10 ग्राम की है ना, ये ढक्कन 10 ग्राम, इसे मैं घुमा रहा हूं, सिर्फ एक ही बॉडी है। अब एक बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इतना लगाओगे, mr²। क्या m1 r1 की जरूरत क्या है? जब क्लास में 2 अभिषेक होते हैं तब अभिषेक 1 अभिषेक 2 लिखते हैं। ठीक है, अब है ही एक ही बॉडी तो खाली यही लगाओगे। तो बेटा एक धागा है, उस पर ये ऐसे करके घुमा रहा हूं। ठीक है, 10 ग्राम का मास है ये, तो एक्सिस आप अपने आप फील करिए कौन सी है, तो कुछ ना कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा। मास अलग चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग चीज है। मास m से निकलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से निकलती है। लेकिन यदि मैंने इसमें उंगली कर दी, उंगली मतलब बीच में मैंने उंगली कर दी, देखो अब ये धागा लपेटने लगा। धागा लपेटने से क्या हुआ, मेरी उंगली में जब धागा लपेट के आने लगा तो ये पार्टिकल, देखो फिर से देखिए, अभी नहीं कर रहा उंगली, एक फिक्स रेडियस के साथ घूम रहा है, जैसी उंगली करी पास आने लगा। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा, यदि ये रही एक्सिस और ये रहा वो पार्टिकल 10 ग्राम वाला, अच्छा घूमेगा ये, पर दिखाते यहां पर है, एक्सिस नहीं घूमती, पर इसका मतलब ही ये होता है कि ये पार्टिकल इस एक्सिस के चारों ओर ऐसे घूमेगा। माना ये 10 ग्राम की बॉडी है और 10 सेंटीमीटर की धागे, मान लो 10 सेंटीमीटर का धागा खोल रखा था मैंने, मान लेना, ठीक है, मानने में 10 सेंटीमीटर का धागा खोल रखा था, घुमा रहा था, फिगर में ऐसे घुमा रहा हूँ, और ये ऐसे वर्टिकल एक्सिस है ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ क्योंकि एक्सिस ऐसे बनाई है। तो 10 ग्राम की बॉडी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर घूम रही है। तो बताना, यदि मैं यहाँ पे पूछूं बेटा सिस्टम का मास कितना है, तो आप बोलोगे सर सिस्टम का मास 10 ग्राम है। मास के लिए बस उसका मास लिखा जाता है। और मैं कहूँ सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे mr²। एक बार लिख देता हूँ, सिर्फ mr² लगाओगे तो m है 10 ग्राम और डिस्टेंस भी 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 1000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिनारियो में आ गया। मान लो अब दूसरा सीन देता हूं मैं, कि जैसे मैंने इसे घुमाते घुमाते उंगली करी थी तो क्या हुआ था, अरे बताइए, जब घुमाते घुमाते उंगली इसमें धागा ही फंस गया, मोहब्बत हो गई है, इसे बोलते हैं 2 तार आपस में फंस गए, करंट अफेयर। ठीक, अब बताइए, ये जो मैं घुमा रहा था, ये क्या है ये, हाँ ये घुमा रहा था, उंगली कर दी, पास आया, तो अब वो पार्टिकल खिसक के यहां आ गया, थोड़ा पास आ गया, 10 ग्राम
डिस्टेंस में मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, इतना कर देता हूँ, कुछ भी मान लो, कम कर दो बस उसे। अब यदि मुझसे कोई पूछे कि इस सिस्टम का मास बताओ, तो मास तो 10 ग्राम है, मास तो 10 ग्राम ही है ना, लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप mr² लगाओगे तो m की जगह रखोगे 10 ग्राम, लेकिन डिस्टेंस तो 3 का स्क्वायर रखोगे, मात्र 90 रह गया, 90 यूनिट 1000 से, यानी डिस्टेंस मैंने मात्र 7 सेंटीमीटर चेंज की है, डिस्टेंस बस 7 सेंटीमीटर छोटी करी है, 10 से 3 करी है, लेकिन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इंपैक्ट देखते हो, 1000 से घट के 90 हो गया। बताओ आपके पास 1000 रुपए और 90 रह जाए, फिर कितना बड़ा चेंज हो गया। वो चेंज, इतना बड़ा चेंज की वजह क्योंकि आर नहीं आ रहा, r² आ रहा है। तो अब आप इसी को तो बोलते हैं केवल मास पे थोड़ी नहीं डिपेंड कर रहा। अच्छा एक मिनट मुझे बताओ, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 ग्राम था तो ये आ गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं 20 ग्राम रख दूंगा तो 2000 हो जाएगा। तो मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। लेकिन मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूं कि केवल मास का रोल नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस, कि वो मास उस एक्सिस के अबाउट, चारों ओर, अबाउट मतलब चारों ओर कैसे फैला हुआ है, फैला कैसे हुआ है, पास है कि दूर है। तो 90 रह गया। लो एक और एग्जांपल देता हूं, यदि यही पार्टिकल घूम घूम के यहां आ जाए, बिल्कुल एक्सिस पर ही आ जाए, इमेजिन करो पॉइंट साइज पार्टिकल, इमेजिन करो स्फीयर नहीं है, स्फीयर नहीं है, पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, स्फीयर नहीं, पॉइंट साइज है, ठीक। अब बताइए सिस्टम का मास कितना है, मास 10 ग्राम है, लेकिन बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0, क्योंकि m केवल क्या कर पाएगा, m 10 ग्राम रख भी दूंगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, 0। देखा आपने डिस्टेंस का रोल। ये तो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि केवल मास पे नहीं डिपेंड कर रहा, मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द गिवन एक्सिस डिपेंड कर रहा है, कि एक्सिस के चारों ओर मास फैला हुआ कैसे है। आइए एक एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करता हूं, एक और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं कि अबाउट द गिवन एक्सिस, ठीक। एग्जाम्पल 2, मान लो एक रिंग है, ठीक है, मान लो 10 ग्राम की रिंग है और 10 ग्राम की डिस्क है। अच्छा जैसे ये बताओ, ये रिंग है, अच्छी खासा वजन होगा, और ये बेचारा गत्ते का बना हुआ है, हालांकि रेडियस तो अलग अलग है, लेकिन रेडियस भी एक मान लेना है ना इनकी, एक रिंग है और एक ये रिंग है और ये डिस्क है, ये रिंग है ये डिस्क है। मैं रिंग को ऐसे फेंकूं, ऐसे घुमाऊं, है ना, ऐसे, तो एक्सिस दिखी नहीं पर है तो सही ना, सेंटर के एक्सिस के अबाउट घूमी है, ठीक। तो अब देखिए, मान लो एक रिंग है और वो ऐसे करके घुमाई जाए, समझना बेटा इसको, देखो ये रही, और इसको ऐसे घुमाया है मैंने, ठीक है, ऐसे घुमाया, और एक डिस्क है, इसको भी ऐसे घुमाया, डिस्क तो घुमाना कंफर्टेबली दिखा लूंगा मैं, ये रही डिस्क, ये देखो ऐसे घुमा रहा हूं, ओह ढीला हो गया, ये छेद मोटा हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब यदि ये दोनों रिंग और ये दोनों डिस्क का मास सेम हो, दोनों का मास सेम हो, यानी मास भी दोनों का सेम हो, दोनों की रेडियस भी सेम हो, मास भी दोनों का सेम है, m मास की रिंग है ये और m मास की डिस्क है, तो पता है दोनों का मास भले ही सेम है, लेकिन दोनों का मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस एक जैसा नहीं है। यहां मान लो ये मान लो 50 ग्राम है, इमेजिन कर लो 50 ग्राम, और ये भी 50 ग्राम है, ठीक। इसमें 50 ग्राम मास, इसमें जो 50 ग्राम मास है वो सारा का सारा सरकमफ्रेंस पे फैला हुआ है, सारा 50 ग्राम मास सरकमफ्रेंस पे फैला हुआ है, और इसमें यदि ये भी 50 ग्राम का है तो सारा मास सरकमफ्रेंस पे नहीं है। देखो डॉट यहाँ पे भी है, डॉट यहाँ पे भी है, डॉट यहाँ पे भी है, डॉट माने पार्टिकल, और डॉट एंड पे भी है। यहाँ डॉट देखना, डॉट सारे यहीं पर है, सारे पार्टिकल, ये जो प्लास्टिक है वो सारे यहाँ पर है, यहाँ सारे पार्टिकल अंदर भी है, यहाँ पे भी है, बाहर भी है। अब मान लो रेडियस भी मैं कुछ मान नहीं लेता हूँ, रेडियस मान लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ही मान लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर की रेडियस, और इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो पहले फील लाइए, इसको समझ लोगे तो आप बेटा दूसरी सीढ़ी बहुत अच्छे से चढ़ चुके होगे, इस एग्जाम्पल को समझ जाओगे। तो देखिए यहां पर सारा का सारा 50 ग्राम मास बाउंड्री पर है,
यहां सारा 50 ग्राम मास, बाहर ही नहीं अंदर भी, यहां पर भी पार्टिकल है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पार्टिकल सिर्फ यहीं पर है। तो जो समझ चुके कैलकुलेशन समझना, इसमें जब आप एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, एम आर स्क्वायर, तो इसका में आर सबकी 5 सेंटीमीटर, सब 5, ये कितनी दूरी पर है 5, ये कितनी दूरी पर है 5, ये कितनी दूरी पर है 5। यहां जब आप एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो चलो ये 5 की दूरी पर है, ये वाला पार्टिकल 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर ये तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये तो 3 नहीं। तो दूसरे तरीके से समझाता हूं, मान लो ये 50 ग्राम चावल लिए मैंने, 50 ग्राम चावल लिए, ठीक है, और आपसे कहा 50 ग्राम चावल है, जितने भी है उन चावलों से एक सर्किल बनाइए। तो आपने उन चावल के दानों से एक सर्किल, एक रिंग बनाया, मतलब चावल के दाने आपको सिर्फ बाउंड्री पे रखने हैं। 50 ग्राम चावल है ये, है ना, और ये मान लेते हैं सभी चावल की, ठीक है, ये। अब आपसे मैं कहूं ये, और ये चावल के दाने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे फैले हुए हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो आप चावल के दाने का मास 1 ग्राम मान लेता हूं, है ना, या एम ही मान लेता हूं, एम इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्यों, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस फिर इसका मास लेते हैं, इसका मास भी m मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस इसका मास लेते हैं m, ये डिस्टेंस कितनी है 5 का स्क्वायर। तो m इंटू 5 स्क्वायर, 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 जितने भी चावल के दाने हैं सब में यहाँ 5 स्क्वायर ही आएगा, सब में यहाँ 5 स्क्वायर ही आएगा ना, क्योंकि सभी 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन यदि मैंने आपसे कहा चावल के दाने उतने ही मिलेंगे, वही 50 ग्राम चावल है आपके पास, उन्हीं से डिस्क बनानी है 5 सेंटीमीटर की, तो अब आप चावल के दाने केवल आप यहां नहीं रख सकते, कुछ चावल के दाने अंदर भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डिस्क बनानी है ये, ठीक है, थोड़ी तो ठीक है, यहां तो बहुत अच्छी खासी डेंसिटी से सर्कमफ्रेंस पड़ दिया होगा, यहां से उठा के यहां रख दीजिए। अब आपसे कहा कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, शायद अब समझ जाओ जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ये चावल का दाना m इंटू 5 स्क्वायर मान लिया कि ये 5, लेकिन एक चावल का दाना यहां पे भी तो होगा, कुछ होंगे 5 वाले होंगे, ये कुछ 5 वाले भी हैं, m इंटू 4 का स्क्वायर, कुछ चावल के दानों का कंट्रीब्यूशन m इंटू 3 का स्क्वायर भी होगा, इवन कुछ चावल के, एक चावल का दाना तो ऐसा भी होगा m इंटू 0 का स्क्वायर भी कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा। अब यदि आप इन दोनों कैलकुलेशनों को फील कर सको कि यहां m इंटू 5 स्क्वायर ही आ रहा था, m इंटू 5 सारे चावल के दाने 5 स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहां सारे चावल के दानों पे m इंटू 5 स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ इधर भी है कुछ इधर भी है। अब आप बताइए, यदि ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में हिट कर रही है, तो यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, क्योंकि सारे पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस पर है, इसमें कुछ पार्टिकल पास भी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के केस में इसका ज्यादा आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस के लिए ग्रेटर देन लगाया मैंने इस एक्सिस के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस। डिस्क ऐसे नहीं घुमानी, ऐसे नहीं घुमाइए, मैंने ध्यान रखना, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। अब सुनो, यदि ये समझ, तो इसी चीज को बोलते हैं मास, नहीं मास तो दोनों का 50 ग्राम था, दोनों का 50, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं था अबाउट गिवन एक्सिस, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर था, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन पास भी हो गया। अब सुनिए, वैसे तो चलो ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन एक लगे हाथ एक चीज और बता दूं, आप यदि इस एक्सिस, जैसे आपको कुछ स्टैंडर्ड वॉल्यूम के फॉर्मूले याद है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कुछ वॉल्यूम के फॉर्मूले याद है ना, ऐसे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आप याद करिए। इस सिनारियो में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि निकाला जाता है इस एक्सिस के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर होता है, और इस तरीके से डिस्क घूमेगी, इस तरीके से, तो एम आर स्क्वायर नहीं, कम आएगा ना, कम, इसका जस्ट आधा आता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले सीन में जस्ट रिंग से आधा आता है। अच्छा, कम आता है ये तो फील हो ही गया होगा, और याद करने के लिए जस्ट आधा आता है। अच्छा, एक और चीज आपको, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रख दूं तो रिंगा हो जाएगा, है
हाँ वो तो हो ही जाएगा, लेकिन रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रखोगे तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। यदि इस रिंग के ऊपर एक और ऐसी डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रख दूं तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और यदि मैं इस रिंग इसको ऐसे घुमाऊं और इसको ऐसे घुमाऊं तो फील वही करिए, इसमें जो मास है वो एक्सिस से दूर दूर फैला हुआ है, इसमें कुछ मास पास में भी आ गया है। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड से ज्यादा होता है। अच्छा इसमें एक अच्छी बात, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, ठीक। तो ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन सॉलिड सिलेंडर। अच्छा जबकि वॉल्यूम दोनों एक जैसा ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन हम यहाँ वॉल्यूम नहीं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टारगेट कर रहे हैं। और याद कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का यही आता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर ही आता है, क्योंकि रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग रख दिया तो वही तो बन गया। और सॉलिड सिलेंडर का यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हाफ mr स्क्वायर आएगा, हाफ mr स्क्वायर आएगा। चलो लगे हाथ, यानी इसका फॉर्मूला इस जैसा और इसका फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस जैसा। आइए यदि ये समझ में आ रहा है तो एक और चीज एग्जाम्पल लेते हैं, याद करते चलना कि इसी एग्जाम्पल 2 को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं भी इस वर्ड को समझाने के लिए कि मास नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास फैला कैसे है। ये रहा हॉलो सिलेंडर, ओ स्फीयर, हॉलो स्फीयर, HS हॉलो स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर उसी रेडियस का, और दोनों डायमीटर के अबाउट घुमा रहा हूं मैं, ये सॉलिड है सॉरी। तो अब बताना समझदार हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, बशर्ते दोनों का मास सेम हो, रेडियस सेम हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम मास सेम रेडियस, सेम मास सेम रेडियस। जैसे रिंग और डिस्क में समझाया, वही मास बाउंड्री पे फैला था और डिस्क में वो मास फैला हुआ था, पास भी था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर ग्रेटर देन आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। याद कर लीजिए बेटा, ये भी स्टैंडर्ड डाटा है, इसका भी mr स्क्वायर आएगा, इसमें भी mr स्क्वायर आएगा, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा होता है, ये आता है 2/3 mr स्क्वायर, और ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 3 की बजाय 5 से डिवाइड होता है, तो थोड़ा कम हो जाएगा ये भाई, 2 mr स्क्वायर, न्यूमरेटर तो दोनों के 1 से, बस ये 3 से डिवाइड होता है, ये 5 से, तो ये थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अच्छा एक जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, एक है आपके पास, आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, एक अंडा है और एक अंडा ये रहा, 2 है, ठीक है। ये कच्चा अंडा है, ये उबला अंडा है। जो लोग अंडे नहीं खाते उनको नहीं पता होगा एक चीज, लेकिन वो मैं बता दूंगा, दोनों ठीक है ना, ये कच्चा अंडा है और ये उबला अंडा है, वही अंडा है, उसको उबाल के यहाँ लिया है और इसको इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाता हूं, मान लो, इमेजिन करो, ठीक है। अब जो लोग नहीं जानते कि कच्चा रॉ एग और ये बॉइल्ड एग है, अब जो लोग अंडा के नाम से जिनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, उन्होंने क्या पता कि उबल के क्या हो जाता होगा। एक क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चे ने पूछा, सर विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड आफ्टर हीटिंग, विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद ऐसी कौन सी, मतलब वो कौन सा लिक्विड है जो गर्म करते ही सॉलिड हो जाता है। बेटा नहीं पता यार, ये कौन सी चीज है यार, तो उसने कहा बेसन के पकौड़े। बेसन के पकौड़े होते हैं, क्या होते हैं, बेसन डालो पकौड़े हो जाता है, जलेबी सॉलिड हो जाती है। सेम अंडे में होता है, अंदर लिक्विड होता है रॉ एग में, लेकिन जब आप उबाल देते हो तो वो सेमी सॉलिड सॉलिड वही जलेबी की तरह या पकौड़े की तरह हो जाता है। अब क्या होगा, यानी अंदर की कहानी चेंज हो चुकी है, अंदर जो लिक्विड था वो यहां सॉलिड हो चुका है, यहां लिक्विड वो सॉलिड। अब जब हम इसको अंडे को घुमाएंगे तो जैसे वॉशिंग मशीन जब घूमती है तो पानी बाउंड्री पे आ जाता है, तो सारा लिक्विड बाउंड्री पे आ जाएगा, यहाँ ध्यान रखिए, जो मास है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ घूमते वक्त जैसे तेजी से घुमाते हैं तो तुम्हें पता होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूध चलाते हैं या कुछ भी, ठीक है, तो चीजें किनारे पे आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ वो सॉलिड हो चुका है तो घुमाने से वो बाउंड्री पे नहीं जाएगा, तो जो जहां है वो वहीं रहेगा, सॉलिड हो चुका है वो। तो यानी घूमते वक्त ये हॉलो हो जाता है, घूमते वक्त ये हॉलो, क्योंकि घुमाते वक्त सारा लिक्विड बाउंड्री पे आ जाता है, तो घूमते वक्त ये हॉलो की तरह बिहेव करता है। बस इतना ही काफी था जानने के लिए। तो कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉइल्ड एग से ज्यादा आएगा,
याद रखिएगा। सेम चीज जैसे हमसे कहा जाता है ये अर्थ है, ये अर्थ है, अपनी पोलर एक्सिस के अबाउट घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो पता है पोल्स पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ है। ये मैंने जो सॉलिड किया वो बर्फ है मान लीजिए, है ना, ग्लेशियर। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूं कह रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल तो रहे हैं, तो पिघल पिघल के ना ये पानी, इमेजिन करो उस समय जब ये पिघल पिघल के यहाँ बर्फ थोड़ी सी रहेगी, देखो मैंने थोड़ी सी दिखाई है, बर्फ थोड़ी सी दिखाई है, यहाँ ज्यादा सी दिखाई है शेडिंग, और यहाँ थोड़ी कम दिखाई है, क्योंकि बर्फ तो पिघल गई, तो वो पानी कहाँ गया, यहाँ आ गया थोड़ा, ऐसे समझ लो। अब आप देखना, पहले जो बर्फ या ग्लेशियर थे वो एक्सिस के पास 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 है, बहुत सारा मास। अब क्योंकि पोल से पिघल के कुछ कुछ पानी यहां आ गया, एक्सिस ये रही, ये एक्सिस है, तो एक्सिस से वही मास का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा, कुछ मास का थोड़ा दूर भी हो गया है। इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को मास डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बोलते हैं, कि मास तो अब भी पूरी अर्थ का वही है, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस। अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर डालिएगा कि केस फर्स्ट और केस सेकंड, I1 में से I2 कौन सा वाला बड़ा है, ये आपके लिए, ठीक है। बाकी अगली सीढ़ी हम नेक्स्ट लेक्चर में चढ़ेंगे, ठीक है।